ब्रॉड एज है, दोनों मैंने यूज़ किए, देवनागरी के लिए भी ब्रॉड एज यूज़ किया और रोमन के लिए भी मैंने ब्रॉड एज यूज़ किया। लेकिन ये बस बेसिक है क्योंकि कैलीग्राफी की जो स्टाइल है ये ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड है। ज़्यादातर स्क्रिप्ट को हम पर्टिकुलर स्पेन के एंगल से करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो कैलीग्राफी हो रही है वो ज़्यादातर मॉडर्न कैलीग्राफी होती है। जैसे ज़्यादातर स्कूल में भी बच्चे करते हैं तो उनको ब्रश पेन की नॉलेज होती है, फीमेल आर्टिस्ट है या ज़्यादातर मेल आर्टिस्ट है, वो भी अगर इंटरेस्ट के तौर पर स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रश पेन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ब्रश पेन की नॉलेज होना जरूरी है, और ब्रश पेन से मैं किस टाइप के स्ट्रोक यूज़ कर सकता हूँ, कौन सी इजली कैलीग्राफी कर सकता हूँ, वो देखना है। तो आज के टाइम पे ज़्यादातर सब लोग डॉम्स के या तो कैमलिन के पेन यूज़ कर रहे हैं। जैसे ब्रश पेन ईजी है, सबको इसलिए अवेलेबल किया जाता है, ब्रश पेन के स्ट्रोक भी पता है। तो कैलीग्राफी दो टाइप की मांग सकते हैं, एक तो ब्रॉड एज होता है या एक तो फ्लेक्सिबल टिप होता है ना। तो अभी ब्रॉड एज का तो हमें पता है किस टाइप की हम कैलीग्राफी करते हैं, लेकिन जब हम फ्लेक्सिबल पेन यूज़ करते हैं तो उसका फॉर्मेशन अलग होता है, क्योंकि इसमें हमें एंगल चेंज करना है। और जब हम ब्रश पेन या कोई फ्लेक्सिबल पॉइंटेड पेन यूज़ करते हैं तो हमें प्रेशर कंट्रोल करना होता है। तो जैसे अगर मैं इसको प्रेशर में कंट्रोल कर रहा हूँ तो इससे हेयर लाइन भी आ जाए, अगर मैं प्रेस डाउन करूँ तो ठीक लाइन भी आ जाए। तो ब्रश पेन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इसीलिए लोग फैसिनेट हो रहे हैं और मुझे अवेलेबल भी है, क्योंकि इसमें वेरिएशन को तुरंत ही कंट्रोल कर सकते हैं, या एक को अगर कोई कैसे भी लिखना चाह रहा है तो ऐसे भी करके हम उसको आर्टिस्टिक एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो आज के टाइम पे लोग ज़्यादातर मॉडर्न कैलीग्राफी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मॉडर्न कैलीग्राफी करने का फ़ायदा तब है जब हमें लेटर की और उसकी देवनागरी की स्क्रिप्ट की, यानी कि होता है ना, एक बेस पता होना चाहिए। हर एक लेटर का अपना बेस होता है, कैलीग्राफी का अपना बेस है। तो जैसे हम देवनागरी और ये रोमन कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि ज़्यादातर बोलते हैं। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग जब मॉडर्न कैलीग्राफी करते हैं तो मॉडर्न कैलीग्राफी में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हम ब्रश पेन को कैसे हैंडल करें, क्या बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं, कैसे हम उसके लेटर को अच्छे से लिख सकते हैं। तो ब्रश पेन करते टाइम हमें बस प्रेशर को कंट्रोल करना है। जब भी आप ब्रश पेन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि जब आपसे डाउन तो आप स्ट्रोक जाना है तो हेयर लाइन होनी चाहिए, ऊपर से नीचे आना है अप टू डाउन तो ठीक स्ट्रोक होना चाहिए। ब्रश पेन की बेसिक साइकोलॉजी यही है कि बस अप स्ट्रोक लाइट और डाउन स्ट्रोक ठीक। फिर उसके बाद जब भी हम लेटर को करते हैं तो बस यही फॉर्मेशन आपको फॉलो करना है। तो देख रहे हो हमारे वेरिएशन आते जा रहे हैं। अब क्या है कि कई लोग बोलते हैं कि सर ब्रश कैलीग्राफी कितनी स्टाइल की होती है, हम किस किस तरीके से कैलीग्राफी की स्टाइल कर सकते हैं। तो ब्रश की ना कोई स्टाइल नहीं है, जैसे बस बेसिक ये है कि आपका अप स्ट्रोक लाइट होना चाहिए, डाउन स्ट्रोक थिक होना चाहिए। अब मैं इसको मैं लिखूंगा तो मैं इस स्टाइल से लिखूंगा, आप कोई और लिखेगा तो थोड़ा सा ऐसा लिख सकता है, या कोई और लिखेगा तो ऐसा लिख सकता है। वेरिएशन स्टाइल आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कैसा लिख रहा है। जैसा मैं करूँगा मैं वैसे ही सिखाऊंगा। तो क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि ब्रश की भी कोई स्क्रिप्ट है, ब्रश की भी कोई लिखी है। ब्रश का बस बेसिक फंडा है, डाउन स्ट्रोक ठीक होना चाहिए, अप स्ट्रोक राइट होना चाहिए। इसका कोई ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड नहीं है। मॉडर्न कैलीग्राफी का कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं होता। जो मॉडर्न में करा जा रहा है, जो आर्टिस्ट खुद इन्वेंट कर रहा है वही सिखा रहा है। तो ब्रश कैलीग्राफी का सिंपल फंडा है कि बस आपको प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। अब क्या करते हैं लोग, डाउन स्ट्रोक थोड़ा पतला कर रहे हैं, अप स्ट्रोक मिक्स कर रहे हैं तो फिर वो राइटिंग के पार्ट में जा रहा है, या अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक थिक कर रहे हैं और अप स्ट्रोक थिक कर रहे हैं तो उसकी ब्यूटी नहीं आ रही। और लोग वन गो में ही करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी ब्यूटी उस तरीके से जा रही। तो आपको हर एक लेटर को, हर एक स्ट्रोक को डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करते हो तो फिर उसकी ब्यूटी, अगर मैं ए कर रहा हूँ तो डिवाइड हो रहा है तो उसकी ब्यूटी आती है। बेसिकली ब्रश कैलीग्राफी जैसे हम तीन तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड होता है जो बेसिक होता है, जो एक
ट्रेडिशनल मेथड की कैलीग्राफी होती है, जैसे इटैलिक और देवनागरी, ये कहीं पर भी हम करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर एंगल को ही फॉलो करना है। मैं 45 डिग्री का एंगल फॉलो करूँगा तो ही उसका लेटर फॉर्मेशन ऐसा आएगा। तो ये एंगल में चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो पुराने टाइम पे एंगल डिज़ाइन किया गया उसी तरीके से देवनागरी की जाती है। फिर इटैलिक का भी हो गया। फिर एक होता है मॉडर्न कैलीग्राफी। फिर तीसरा होता है कंटेम्प्रेरी कैलीग्राफी। मॉडर्न कैलीग्राफी का कोई एज नहीं होता, वो कभी भी चेंज होता है, वक्त के साथ जो चेंज होता है मॉडर्न कैलीग्राफी। कंटेम्प्रेरी क्या होता है? कंटेम्प्रेरी का जो बेस होता है वो ट्रेडिशनल होता है। जैसे लोग क्या कहते हैं कि जैसे आप में से पूछ रहे थे कि सर आप लोग जो देवनागरी करते हो वो कैसे आ रहा है, तो जो हम जो देवनागरी का वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, आप देवनागरी का वेरिएशन तुरंत नहीं सीख सकते। जैसे आपने देखा हो कई लोग आजकल किसी और आर्टिस्ट का स्टाइल सीख रहे गॉथिक में, जैसे कोई एलएम स्क्रिप्ट हो गया या कोई अपना गॉथिक का वेरिएशन बना रहा है, वो तब तक ठीक है जब आपने पहले कुछ ब्रॉड एज कर रखा है। आप किसी का मेथड तुरंत ही सीखोगे तो आप ना उस तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो बेस है वो ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड है। ट्रेडिशनली जो चीज़ बनी जा चुकी है उसको हम वेरिएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैंने देवनागरी जो किया है ये ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड है, अब मैं इसको अपने वेरिएशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो देवनागरी को अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, अगर मैं इसको अपने तरीके से लिखता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। एंगल में सेम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं वेरिएशन की बात कर रहा हूँ। यानी मैं कितने भी वेरिएशन बना सकता हूँ, लेकिन मेरा बेस जो है वो ये है। तो अब मैं अगर इसको एस्थेटिकली भी करना चाहूँ, दिखना चाहिए वो तो जैसे क्या है कि मेरा बेस अगर क्लियर है, मेरा लेटर फॉर्मेशन अगर क्लियर है, तो मैं कंटेम्प्रेरी भी कर सकता हूँ। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि अब जब आप लेटर के एक्सप्रेशन पे काम कर रहे हो, क्योंकि कहीं भी आप देखोगे हर एक चीज़ एक्सप्रेसिव होता है। अगर हम कोई आर्ट वर्क बना रहे हैं तो हम एक्सप्रेशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम कैलीग्राफी करते हैं तो एक टाइम तक तो हम बेसिक कर रहे हैं, लेटर फॉर्मेशन सीख रहे हैं, उसके बाद आता है कि आप उसको एक्सप्रेसिव कैसे बना सकते हैं, उसमें आपका एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं। तो वो पार्ट होता है कंटेम्प्रेरी, जब आप जो फील कर रहे हो लेटर को लेकर उसको एक्सप्रेशन के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर मैं लेटर बना रहा हूँ, ये एक एक्सप्रेसिव लेटर है, लेकिन इसका बेस में उसी को बोलूँगा जो हमने वो किया। दोनों ऑल लेटर है, लेकिन दोनों का अपना एक वेरिएशन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मैं अगर इसके पार्ट को अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ और इसको ही बड़ा कर दूंगा और फिर एक है ना, यानी मैंने बैलेंस करने की कोशिश करी ना इन दोनों को। लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं इस टाइप का काम क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे से एक्सप्रेसिव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं सीख सकते। अगर मैं कहूँगा कि मैं ऐसा सिखाता हूँ, मैं सिखा भी नहीं सकता ये चीज़, क्योंकि इसका बेस ये है। अगर मैंने ऐसा किया तब मैं ऐसा सिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा बेस क्लियर है, तो मैं लेटर के साथ कैसे प्ले कर रहा हूँ। तो जो वेरिएशन निकलते हैं वो बेस क्लियर होने के बाद होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी वो बेस है, मेरा बेस क्लियर है तो मैं इसके वेरिएशन खुद निकाल सकता हूँ। तो क्या कर रहे हैं आजकल के टाइम पे लोग डायरेक्ट किसी का वेरिएशन सीख रहे हैं। आप डायरेक्ट वेरिएशन मत सीखो, डायरेक्ट किसी की स्टाइल में सीखो। आप किसी की और कभी भी आप किसी की स्टाइल सीखोगे, चाहे आर्ट में चाहे कुछ में, तो आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा।
आप कभी ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा काम है। आपको नीचे क्रेडिट देना पड़ेगा कि इंस्पायर्ड बाय दिस आर्टिस्ट, या तो इस आर्टिस्ट से आपने सीखा है। तो जब भी आप सीखो तो आप ट्रेडिशनल चीज़ें सीखो ताकि आप अपनी खुद वेरिएशन क्रिएट करो, खुद उसका एक्सपेरिमेंटल में कन्वर्ट करो ताकि वो आपका पर्टिकुलर आर्ट वर्क हो। वो होता है, लेकिन उसमें जो होता है कि आप बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे अगर आप ऐसे कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर हमें आर्टिस्टिक बनाना तो हमको कुछ 50-50 नहीं होना चाहिए। मुझे किसी ने बोला था कि 40-60 रखो, 20-80 रखो, 30-70 रखो, इट शुड नेवर बी 50-50। यू विल नॉट लुक आर्टिस्टिक। तो मैं आपसे भी ये 50-50 आपको लग रहा है? वो मैं पूछ रही हूँ नहीं, मैं ना इस पर रूल नहीं बोलूँगा, कोई रूल नहीं होता। जब आप एक्सपेरिमेंटल करो तब रूल नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल में एस्थेटिक होता है। आपको ये देखना एस्थेटिकली वो बैलेंस करा या नहीं, क्योंकि रूल होता है, जो हमने एक बार रूल सीख लिया वो रूल होता है। जो ट्रेडिशनल स्टाइल हम करते हैं वो एक रूल है, क्योंकि उसमें मैं एंगल के साथ चेंज नहीं कर सकता, मुझे वही बनाना है जो आज दिया गया है। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मुझे लगना चाहिए अरे यार ये यहाँ पर बैलेंस करा है। अब जैसे मुझे ये स्पेस खाली दिख रहा है तो मैं यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ, है ना। तो ये मैं बैलेंस करने के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ। तो वो वैसा है, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप उसको रूल में मत कन्वर्ट करो, आप उसको बस फ्री करते चले जाओ। और कई बार कैलीग्राफी सिर्फ लेटर तक ही नहीं रहता है, आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जैसे कई बार आपके पास डिफरेंट टाइप के टूल है, आप कोई आर्ट कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ एक पैटर्न बना सकते हो। जैसे जैसे कभी भी आपको बेसिक कुछ होता है ना, कि जैसे आपको लेटर से नहीं पता, उसमें को आपको कैलीग्राफी पसंद है, आप उसके पैटर्न कैसे बना सकते हो, आप उसको अपने आर्ट वर्क में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आप उस पर्पज से भी डिफरेंट टाइप के कोई भी टूल उसको एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हो। जैसे आप आपने कोई भी एंगल पकड़ लिया, कुछ भी एक मैंने पैटर्न बनाया और मैंने कोई कोड लिख दिया, तो क्या हुआ कि अब ये राइटिंग उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि एक पैटर्न के साथ में खेल रहा हूँ। तो कई बार ना आपको पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हो आप, जरूरी नहीं कि आपको स्ट्रोक ही बनाने, आप कुछ भी टाइप के पैटर्न, जैसे कि एक पैटर्न होगा, एक मैं इधर डिवाइड करके इसी पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आपके पास कोई भी पेपर है,
एक पैटर्न बन गया। आप किसी भी खाली जगह पे कोई आर्ट वर्क बना सकते हो, कुछ लिख सकते हो, या कभी कभी किसी को आपको गिफ्ट पैक करके देना है तो आप इसको भी एक आर्ट के तरह से यूज़ कर सकते हो। फिर जैसे सिंपल, जैसे बहुत सिंपल एक कंपोजिशन है, आपको कभी दिवाली आता है तो इस टाइप का आप कोई भी, यानी पैटर्न है, राइटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप पैटर्न के थ्रू भी एक एक्सप्रेसिव काम कर सकते हो, जैसे वो फील दिखा सकते हो कि क्या चीज़ दिखेगी उसमें। है ना, यानी वो है टूल है, जो भी हमारे पास टूल है, बस उसको हमें सोचकर कुछ ना कुछ उससे क्रिएट करने की कोशिश करनी है। और कुछ भी पैटर्न जैसे हो गया, अब जैसे मैं कई बार एक ब्लू कलर नहीं है मेरे पास, मतलब एक अच्छा कलर है, जैसे आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने मेरे कई आर्ट वर्क देखे होंगे तो मैं बीच में कोई कोड लिखता हूँ और साइड में ऐसा पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ ब्लू कलर यूज करके, तो इससे भी एक अच्छा एक लेआउट आ जाता है। जैसे फॉर्म ब्रश के अपने अपने एक इसका एक बिहेवियर है, ये ज़्यादा भी इम्पोर्ट नहीं कर रहा, कम भी नहीं कर रहा, तो इसके इसमें एक ड्राई स्ट्रोक आ रहे हैं, लेकिन मैं उस टूल से करूँगा तो उसका ये फील नहीं आएगा। तो हर एक टूल की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, तो आपको उस लैंग्वेज में बात करना है, इसके साथ आपको बैठ कर उस तरीके से इसको काम करना है कि उसका वो फील आए। फिर जैसे एक ये है शेडिंग ब्रश है ना, ये भी एक तरीके का इम्पोर्ट करता है अपने अंदर, तो हम इससे भी किसी टाइप का एक पैटर्न बना सकते हैं। मैं इससे ज़्यादातर वो नहीं बनाता हूँ, मुझे ओम का शेप ज़्यादा पसंद है। शेडिंग ब्रश से इससे जो हम यहाँ पैटर्न आया ना, अब मैं ये किसी टूल से नहीं क्रिएट कर सकता, तो इसका एक अपना फील है। तो जैसे कुछ डिफरेंट टाइप के टूल हैं, इसे ऑटोमेटिक पेन कहते हैं। अब ऑटोमेटिक है बस इसका नाम, लेकिन करना अपने को खुद ही हैंडल है ये। तो जैसे इस टाइप के जो टूल होते हैं, ये क्या है, ये सिर्फ बस आपको पैटर्न क्रिएट करने के लिए है, लेकिन क्या है कि कई काम को हमें करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन इससे हम उस काम को इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को कोई पैटर्न बनाना है,
इजीली हम उसको कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई अलग पैटर्न बनाना है इससे, तो यानी फन है एक तरीके से, हम इसको अलग अलग तरीके से कई पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कोई पेपर को बस मेरे को फिल करना है, तो मैं ऐसे सीधे उल्टे कोई भी पैटर्न बना के उसको एक डिजाइन में कन्वर्ट करके, जैसे गिफ्ट के पर्पज से हो गया, या कोई आर्ट वर्क बना रहे उसमें चाहिए होता है बैकग्राउंड में कोई, तो हम इसको पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई टाइप के पैटर्न आप भी बना सकते हैं, जैसे सिंपल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हर एक टूल का अपना एक बिहेवियर है, हर एक टूल के साथ हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन सबका बेस यही है कि हम जब भी कैलीग्राफी करते हैं तो उसको ये सोच के करना है फ्री होकर कि लेटर और इसके स्ट्रोक की अपनी एक ब्यूटी है। और जब भी हम कैलीग्राफी करते हैं तो कैलीग्राफी का जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर पेपर और इंक का है। जैसे हम ड्राइंग पेंटिंग करते हैं तो उसके एक अलग मीडियम है, उसके एक अलग टेक्सचर है, ज़्यादातर कैनवस पे होता है, अलग टाइप के कलर होते हैं। लेकिन कैलीग्राफी का जो मजा वो ज़्यादातर इंक और पेपर पे होता है। और पेपर का जो सरफेस है वो सबसे पतला सरफेस कह सकते हो। और इसमें क्या होता है कि जो आपने ये स्ट्रोक बना दिया उसमें मिस्टेक नहीं हो सकती, अगर मिस्टेक होगी तो हम उसको उसमें करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कैलीग्राफी का मतलब होता है रीडू हो ही नहीं सकता ना, हमें पेपर ही चेंज करना, हाँ वही पूरा पेपर ही चेंज करना। और कैलीग्राफी का ये चीज़ है कि जैसे हम जब भी करते हैं तो एक बार जो आर्ट वर्क हुआ या तो वो अच्छा आ गया, लेकिन दूसरा लाने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें जब और कैलीग्राफी की मेन ब्यूटी वही है, अगर मैं इसमें रिटच दूंगा कहीं पे डबल स्ट्रोक आएगा तो ये जो फील आ रहा है वो नहीं आ पाएगा। तो क्या होता है कैलीग्राफी में कई बार कंफ्यूजन भी होती है, लोग सोचते हैं कि लिखना ही कैलीग्राफी है। हम जैसे आपने कई पेंटिंग में देखा होगा कि लोग उसमें लिखते हैं कुछ, तो वो कहीं ड्रॉ कर रहे हैं और ड्रॉ करके उसमें कलर फिल कर रहे हैं और कलर फिल करके उसमें लिख रहे हैं। तो कैलीग्राफी एक अलग चीज़ है और हैंड राइटिंग एक अलग चीज़ है। जब आप कहीं पे ड्रॉ करके उसके अंदर कलर फिल कर रहे हो तो वो ड्राइंग ऑफ लेटर हो गया, क्योंकि लेटर को ड्रॉ कर रहे हो। तो जो ड्राइंग ऑफ लेटर होता है उसे हैंड राइटिंग कहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हैंड राइटिंग आर्टिस्ट, लेटरिंग आर्टिस्ट, वो कैलीग्राफी आर्टिस्ट नहीं है, वो हैंड राइटिंग आर्टिस्ट ही है। क्योंकि कैलीग्राफी का मतलब होता है सिंगल केयरफुल स्ट्रोक। अगर आप एक स्ट्रोक में उसकी ब्यूटी ला रहे हो तो ही उसका एक एस्थेटिक आपको दिख पाएगा। अगर आप उसमें बार बार रीटच दे रहे हो तो उसकी ब्यूटी खत्म हो गई है। तो कैलीग्राफी की प्रैक्टिस का प्रोसेस भी यही है कि आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो पेपर पे दिखना चाहिए। जैसे मेरा एक स्ट्रोक जो मैंने ड्रॉ किया, अगर मेरे इस स्ट्रोक में आपको मेरा कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि मेरे को ब्रश को चलाने में डर नहीं लगा, अगर उसमें सेकनेस होती तो आपको क्या असर लगता, वो उसका मजा ही खत्म हो जाता। तो कैलीग्राफी करते टाइम हमें अपने अंदर का कॉन्फिडेंस अपने पेपर पे, अपने स्ट्रोक पर दिखाना जरूरी है। तो मेन क्या मैं यही बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप कैलीग्राफी करो तो उसका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो राइटिंग करते टाइम भी उसके बेसिक स्ट्रोक की कहाँ मिस्टेक है वो जानकारी होनी चाहिए। कैलीग्राफी करते टाइम बस आपको डर नहीं होना चाहिए, ये सोचना है कि जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ उसके साथ फैमिलियर होकर उसको करना है। लोग सोचते हैं कि अरे पेपर खराब हो जाएगा या इस पेन को कैसे हैंडल करूँ। जब आप पेन को बार बार चलाना शुरू करोगे तो आपको उसका बिहेवियर पता चलेगा कि ऐसे वर्क कर रहा है। तो हम लोग को कभी टूल से डरना नहीं चाहिए। जब बस टूल उठाकर आपको उसको कुछ काम करना है, जब आप टूल को यूज़ कर लेते हो तब आपको पता चलता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना मैं सोच रहा था।
तो हर एक टूल का जैसे अगर मैं चाहूँ तो यानी एक टूल के साथ 1 घंटे में स्पेंड कर सकते हैं, एक टूल के साथ हम कई सारे आर्टवर्क बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बस बेसिक टूल की नॉलेज देना चाह रहा हूँ कि कौन सा टूल कैसे वर्क करता है, कौन सा लेटर कैसे वर्क कर सकता है, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में सीख। ये कोई वैसा टूल नहीं है, ये मैं केरल गया था तो ये एक नारियल का पेड़ होता है ना, उसका एक पार्ट होता है ऐसे लटका होता है, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा कोई गीला था यानी ग्रीन कलर का था ये, तो उससे मैंने कुछ लिख कर देखा तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसका फॉर्मेशन अच्छा लगा इसका यानी जो डिज़ाइन था, तो मैंने इसको रख दिया। जब मैं घर पे लाया तो सूख गया और सूखने के बाद इसका और अच्छा डिज़ाइन आ गया, तो फिर मैंने इसको और अच्छे से काट के इसके आगे एंगल बना दिया, तो अब यानी ये थोड़ा सा इनफोल्ड कर देता है। तो इससे भी कुछ लिख सकते हैं हम लोग। और जैसे इसका मजा ऐसा है कि जैसे अब ये स्ट्रोक की वाले स्ट्रोक का इतना गीला इतना सूखा वेरिएशन और किसी में नहीं आएगा, क्योंकि अब ये जो इससे आया वो इसी से आएगा। अगर कोई मुझसे बोलेगा ना ऐसे दूसरे टूल से लिख कर लिखा तो इस टाइप का फील नहीं आएगा, उससे अलग टाइप का फील आएगा। तो जैसे जितने भी टाइप के टूल है, जैसे ये टूथब्रश है, अब इसका भी एक इनकोड करने का एक अपना प्रोसेस है। अगर मैं इसमें इनकोड करता हूँ यानी जिस चीज़ के अंदर भी इंक फोल्ड हो सकती है उससे आप कैलीग्राफी कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने इंक फोल्ड की, तो इसका एक अपना स्ट्रोक आ रहा है। और अगर मैं इसको जैसे अभी तो क्या है कि जैसे टूथब्रश हम यूज करते हैं, है ना, तो इसका एंगल नेचुरली ये आ गया, तो मैंने देवनागरी लिखा। लेकिन अगर मैं इसको इंग्लिश का लिखना चाहूँगा तो फिर मैं अनकम्फर्ट हो जाऊँगा मैं इसको पकड़ने में। तो लेकिन अगर जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और देखो दोनों का बिहेवियर कैसा है, इसका ये वाला पोजिशन है। अब इससे मैं हिंदी नहीं लिख पाऊँगा, हिंदी के लिए ऐसे करना पड़ेगा। इसका जो बिहेवियर है वो इंग्लिश के लिए अच्छा है। तो वही है कि जो भी आपको टूल दिख रहा है, वन जैसे मेरे के पास कई सारे टूल इकट्ठे किए, जैसे मैंने ये एक तो टूथब्रश तो मैंने अपने ब्रश करते करते यूज़ किया। काफ़ी आर्टिस्ट ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हम एक दूसरे सीनियर आर्टिस्टों से भी सीखते हैं। जैसे कई मेल से भी सीनियर आर्टिस्ट है वो भी कई टूल यूज़ कर रहे हैं, तो उनको देख कर सकता अच्छा। जैसे आज आपने मेरे को यूज़ करते देखा तो कल आप भी घर पे जाके ट्राई करोगे कि हाँ कैसा आ रहा है। तो कई बार करते टाइम हमें पता नहीं होता आउटपुट कैसा आएगा, लेकिन करते करते कई टूल के साथ टाइम स्पेंड करते करते आपको वैसा नॉलेज आता है। अब जैसे ये टूल तो किसी ने यूज़ नहीं किया, मुझे बस इसके अंदर क्या दिखा, मैंने एक बार ऐसे डिप किया तो मुझे दिखा इसके अंदर हल्का सा इंक फोल्ड करना है इधर, बस वो हल्का सा इंक फोल्ड किया तो मुझे लगा मैं इससे कुछ ट्राई करता हूँ। तो इसको क्या हुआ, बार बार डिप करना पड़ा मुझे, लेकिन मुझे इससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। बस ये है कि इसको बार बार डिप करना पड़ेगा, लेकिन एक ये है कि इसमें एंगल आया तो हम उससे भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा इसका पार्ट ये लगा कि इसमें कितना ज़्यादा शार्प स्ट्रोक आ रहा है। जैसा अगर मैं इसको ऐसे चला रहा हूँ, ये देखो ये एंगल
ये कितना, अब देखना ये वाला, ये देखो हेयर लाइन आ रही है, जबकि बहुत एक्सपेंसिव टूल खरीदते हैं तो उसमें हेयर लाइन आती है। बस इसमें दिक्कत है कि इंक बहुत कम होल्ड करता है। और मैंने एक प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई किया, फिर मैंने एक वीडियो बनाकर डाला, तो मुझसे लोग पूछ रहे कि ये वाला स्पून कहाँ से मिलता है। मैंने कहा कि क्या होता है कि कई टूल ना हमारे घर में मिल जाते हैं जो हम प्लान भी करते हैं, कई चीज़ हम ट्राई करके देखते हैं तो हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि अभी कैलीग्राफर जो चीज़ यूज़ कर रहा है वो स्पेशली इसके लिए मंगाया गया, ऐसा कुछ नहीं होता। कई टूल घर में पड़े होते हैं, हम यूज़ कर लेते तो स्पेशली नहीं मंगाया गया। तो मैंने कहा भाई अब मुझे नहीं पता है मम्मी कहाँ से आई चम्मच, लेकिन मेरे घर में था तो मैंने ट्राई किया। तो वही है कि कई सारे स्पून, ज़्यादातर स्पून ऐसे होते हैं, यहाँ से गोल होता है, पीछे से प्लेन होता है। बस ये था कि नेचुरली मुझे ऐसा मिला तो मैंने इसमें इंक होल्ड करके लेकर थोड़ा सा आया। और जैसे अगर मैं टाइम लेकर कुछ ज़्यादा कोड लिखता हूँ, ज़्यादा वर्ड लिखता हूँ, तो इससे एक अलग टाइप का स्टाइल जनरेट होता है। पेशेंस है, देखो कई सारे स्टाइल के लिए ना, हाँ कई सारे स्टाइल के लिए पेशेंस होना चाहिए। और कैलीग्राफी एक आर्ट है तो आर्ट के लिए पेशेंस होना चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो पेशेंस चाहिए आपको वो प्रॉपर प्लेट स्किल में चाहिए। जैसे ये जो होल्डर है, जो ओपनिंग होल्डर कहते हैं, ये सबसे यानी डिफरेंट टाइप की स्किल के बारे में आपने सुना होगा, डिफरेंट टाइप की कैलीग्राफी स्टाइल है, लेकिन वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल जो स्किल है वो कॉपर प्लेट कैलीग्राफी। और कॉपर प्लेट कैलीग्राफी जो टूल है वो भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो टूल है इसे ऑब्जेक्ट होल्डर कहते हैं। और ये एक टूल का इसका रेट होगा 6 से 7 हज़ार इसका बस। तो मैं कह रहा हूँ इसका टूल भी बहुत एक्सपेंसिव आता है। इसके जो एक है ना, देखो कितना फैसिनेट कर रहा है। और इसको हम जो करते हैं इसके आगे एक निब लगाएंगे, जैसे मेरे पास कुछ निब्स कनेक्शन है, इसमें से ये सारे सेलेक्शन के लिए देखो, जैसे ऑब्जेक्ट होल्डर जो होता है ना, फैसिनेट बहुत करता है, लेकिन ये सीखना भी बहुत टफ है। और कई लोग ऑनलाइन सिखा रहे हैं, कई लोग अलग तरीके सिखा रहे हैं। ऑनलाइन सीखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि ये छोटा साइज है और इसको होल्डिंग बहुत माइंड रखती है, आपने इसको पकड़ा कैसे, क्योंकि पकड़ने के बाद इसका जो प्रोसेसर देख रहे हो, ये निब को भी देखना सही लगा या नहीं। अब ये जो सेंटर है ये सेंटर से बाहर नहीं जा रही है, तो मेरे को निब को थोड़ा और अंदर डालना पड़ेगा। हाँ, ये स्ट्रेट होल्डर है, इसके सेंटर में निकाल लीजिए। फिर ऐसे हम देखते हैं। अब क्या है कि जब कई लोग इसको ऑनलाइन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आप मेरे इतने करीब बैठे हो तो भी आपको दिख नहीं रहा कि ये क्या है, तो हम एकदम पास से उसको एक एक चीज़ को फिर किसी ने कैसे पकड़ा है, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे के बता रहा हूँ, कोई दूर बैठ के पकड़ के कैसे कर रहा है, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। पॉसिबल तो हर चीज़ है, लेकिन प्रोसेस लेंथी हो जाता है। अब इससे जो हम लेटर लिखते हैं, अब जितने सारे आपने लेटर देखे, अब इससे मैं मैक्सिमम साइज का भी जो लेटर लिखूंगा, इससे जो मैक्सिमम साइज का लेटर आएगा वो इतना ही आएगा, इससे बड़ा नहीं आ सकता। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जो जैसे A4 साइज या छोटे कार्ड डिजाइन करना है, छोटे कार्ड पर लिखने के लिए यूज होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आजकल के टाइम पे लोग कैलीग्राफी पसंद करें, या तो ब्रॉड एज पसंद करें या कॉपर प्लेट। और कॉपर प्लेट का ये स्टाइल, लेकिन इसको सीखना टफ है, तो लोग इसको थोड़ी देर करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते। अलग अलग स्टाइल है, लेकिन मैं इससे काफ़ी टाइम मैंने इसके साथ स्पेंड किया, तो मैं थोड़ा सा इससे सीख देता हूँ। तो वही है कि हर एक टूल का अपना एक
वो है। जैसे आप देवनागरी देखोगे तो उसका एक अलग फील आएगा, कॉपर प्लेट देखोगे तो एक अलग फील आएगा। तो जब हम आर्ट कैलीग्राफी करते चले जाते हैं तो हमें इतने सारे स्किल, इतने सारे लोगों को लगता है, जब तक कोई कैलीग्राफी को नहीं जानता तब तक लोगों को लगता है कि यार बस लिखना ही तो है। लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि लिखना भी है तो कितना सारा लिखना है। क्योंकि मैं अगर एक स्क्रिप्ट ही कर रहा हूँ, देवनागरी कर रहा हूँ, तो मैं इन सारे टूल से देवनागरी कर सकता हूँ। तो मेरे देवनागरी के ऊपर भी मेरी पूरी जिंदगी लग सकती है। अगर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट पकड़ ली, तीसरी स्क्रिप्ट पकड़ ली, तो हमारे कितने सारे पेजेस और कितनी सारी स्टाइल हो जाती है। तो कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि यार कैलीग्राफी के अलावा आर्ट भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो। मेरा मन करता है अंदर से और चीज़ें करूँ, लेकिन इससे फुर्सत नहीं मिल पा रही। ये इतना वास्ट हो चुका है क्योंकि जिस चीज़ के अंदर आप जितना ज़्यादा घुसते चले जाओगे आपको वो चीज़ इतनी वास्ट होती जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि अच्छा कैलीग्राफी भी कर दूँगा, आर्ट भी कर दूँगा, ग्राफिक भी कर दूँगा, एनिमेशन भी कर दूँगा, ऐसे हम लिस्ट बना कर चलते हैं। लेकिन जब आप एक चीज़ करते हो तो आपको पता चलता है क्या गया, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। तो आप इसमें टाइम दे सकते हो। और वही है कि आप फाइन आर्ट के साथ इसे जोड़ सकते हो, क्योंकि फाइन आर्ट का इसके साथ कनेक्शन अच्छा है। क्योंकि अगर आपने कोई पोर्ट्रेट बनाया तो आप नीचे कोई कोट लिख सकते हो, है ना। कई बार हम अपनी पेंटिंग को वैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कई बार हमें लगता है कि यार ये बना तो अच्छा है कि इसके ऊपर हम कुछ लिखें। कई आर्टिस्टों को लिखना पसंद है तो अपनी पेंटिंग के ऊपर लिखना चाहते हैं, तो उनको ना लिखने के लिए एक टूल की नॉलेज नहीं होती है, सही लेटर फॉर्मेशन की नॉलेज नहीं होती। तो थोड़ी इसकी बेसिक कंप्लीट हो जाती है कैलीग्राफी की, तो वो कैलीग्राफी प्लस पेंटिंग एक साथ रिलेट कर सकते हैं। नागरिक का पेन दोनों चीज़ अब करते हैं। तो पहले प्रैक्टिस करने के छोटे पेन यूज़ किए मैंने, और ये पेन जैसे कई सारे देवनागरी के पेन है, लेकिन मुझे क्लिक का पेन मिला तो मैं यही यूज़ करता हूँ, क्लिक का। किसी से अच्छा आउटपुट आ रहा और किसी से आता ही नहीं है, तो फिर मैं देवनागरी के लिए क्लिक का यूज़ करता हूँ। मेरे पास तो इतना तक है, कौन सी कंपनी आरूल का? अच्छा। अरे लोग क्या करते हैं ना, जैसे अब क्या है कि ये है तो सब फाउंटेन पेन का फीचर ये है कि हम एक एक पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो कोई भी ये पेन अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो इसके ऊपर मैं अपना नेम इनग्रेव कराकर बेच दूंगा तो मेरा ब्रांड बन गया। तो वो बिल्कुल भाई का नहीं है पेन, वो इनग्रेव कर रहा है, बनाया किसी और ने। तो हर एक पेन का अपना मॉडिफाई हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा पेन ये तो जो लोग खुद मॉडिफाई करके बना रहे हैं ना, जैसे जिसको पेन की कई सारे पेन मिलते हैं तो मैं खुद भी काट कर बनाकर बेच सकता हूँ। जैसे जब हम नॉर्मल कैलीग्राफी करते हैं तो लोगों को लगता है क्या, हाँ ये मैंने खुद ही बनाया है, जिसे कोला पेन कहते हैं। आइसक्रीम स्टिक के ऊपर एक कोक की जो कैन होती है ना, उसको काट कर मैंने पेन कर दिया। तो जैसे ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल कैलीग्राफी का पार्ट हो गया। जब हम एक्सपेरिमेंटल कैलीग्राफी करते हैं तो उसका प्रोसेस ऐसा होता है कि आप कुछ भी किसी भी टूल से एक्सपेरिमेंटल वे में कोई भी काम कर रहे हो तो वो एस्थेटिकली आप कैसे उसको बैलेंस कर रहे हो, क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। जैसे एक टाइम पे काम करते करते ना कहीं अब हमारे अंदर जो हम फील करें वो कैसे दिखाए। तो जैसे आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में सिर्फ सब लिखते हैं लेटर कोड वगैरह, लेकिन एक टाइम पे उसको एक्सप्रेसिव में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लेटर को देखते हैं तो वो भी एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लेटर को बहुत ही स्मूथ लिख रहा हूँ, अगर मैंने लेटर को बहुत ही स्मूथ लिखा तो ये वो वाला फील दे रहा है जो मैं बताना चाहता हूँ। तो यानी मैंने एक ही वर्ड लिया, लव लिया, तो इसमें तो वो लव वाला फील आ रहा है, लेकिन इसमें वो फील नहीं आ रहा। हाँ तो वही इस पेन का एक अपना एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, तो अब मैं इसी पेन से एक्सप्रेशन ला सकता हूँ। तो ये टूल बनने के बाद वो फील आया। पैशनेट नहीं है तो मुझे ये तो साइकोलेस दिख रहा है इसके अंदर। तो
वही जैसे हम टूल से जैसा एक्सप्रेस करना चाहें हर एक, अब जैसे मैं और टूल से ऐसा एक्सप्रेशन नहीं ला सकता ना, तो हमें टूल से भी एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। दर्द लग रहा है ना, इसका निकल रहा है। तो फील आ रहा है उससे, उसका जो हम देना चाह रहे हैं। आपने क्या नाम दिया था? इसको पोला पेन बोलते आपने हैं। रखा है? नहीं, आपने मैंने कहीं नहीं, जैसे कोक कैन हो गया ना, कोक की कैन होती है ना, तो सबसे फेमस ब्रांड कौन सा है? कोक ही है ना। कोई पेप्सी ज्यादा नहीं बोलता, कोई थम्स अप नहीं बोलता, कोक ही बोलता है। तो कोक की कैन को पोला कैन, कोक कैन बोल दिया। हाँ, आप अपना बनाना। और जैसे वही सेम इफेक्ट अगर मैं लाना चाहूँ तो यानी जैसे होता है ना, जैसे एज एन आर्टिस्ट कई बार आप ग्राफिक डिजाइनिंग के काम करते हो, तो कई चीज़ों को एक वैसा फील दिखाना चाहिए, तो हम कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ों से वो फील ला सकते हैं, एक्सपेंसिव टूल से नहीं आ सकते। कई सारी चीज़ें देखो, अब क्या होता है ज़्यादातर ना हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो लोगों को जो हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो कई बार प्रोसेस नहीं पता चलता, लेकिन वो प्रोसेस लाने के लिए हम लोग घर में कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं बैठकर, और जो फाइनल आउटपुट होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब होता है कि वो एक पोर्टफोलियो रेडी कर रहा है, तो जब पोर्टफोलियो के थ्रू हम कोई पोस्ट डालते हैं तो हम लोग प्रोसेस नहीं डालते, हमें लगता है कि उस पर लाइक आए, फॉलोवर आए, तो हम फाइनल आउटपुट डालते हैं, लेकिन फाइनल आउटपुट के पीछे कितने पेपर वेस्ट हुए ये नहीं पता चलता। और ऑडियंस ज़्यादातर ऐसे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार इन्होंने एक बार में कर दिया, मैं कैसे एक बार में सीखूं, तो वो ना ये करते हैं कि शायद मैं नहीं कर पा रहा या मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, लेकिन ना हर किसी का एक होता है ना स्टेज अलग होता है, मेरा एक अलग टाइम पीरियड है, मैं इतने टाइम से सीख रहा हूँ, कई लोग क्विकली सीख रहे हैं, कई लोग अभी नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो एक प्रोसेस है हर चीज़ का, तो ये तुरंत ही नहीं आया। जैसे पहले मैंने कई सारे जैसे ये स्ट्रोक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं ब्रश स्टाइल को फॉलो कर रहा हूँ, जो ब्रश कैलीग्राफी करता हूँ उसकी स्टाइल को फॉलो कर रहा हूँ। जैसे अगर आप मेरा ब्रश स्टाइल देखोगे तो उसका भी ऐसा ही है, एक जैसा लग रहा है, लेकिन मैंने पोला पेन से स्टाइल को कन्वर्ट किया, तो ये तो स्टाइल नहीं है कोई, लेकिन मेरा ब्रश पेन का यानी लेटर फॉर्मेशन क्लियर है, तो मैं पोला पेन के थ्रू उसको अप्लाई कर रहा हूँ। फिर आपने देखा अगर मैं हिंदी में कर रहा हूँ तो देख लो एंगल वही ले रहा हूँ, पोला पेन को यूज करना वैसा नहीं कि मैं इसको कैसे पकड़ के यूज कर रहा हूँ, मैं देवनागरी का ही एंगल फॉलो कर रहा हूँ। मैं देवनागरी का एंगल फॉलो कर रहा हूँ, और अभी देखो शार्प स्ट्रोक आया, वो भी लाने का एक तरीका है, जब मैं उसको फास्ट चला रहा हूँ तभी वो आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, वो हैंडल करने का तरीका है, क्योंकि इसको मैंने खुद बनाया। इवन मैं इसको जब बना रहा था तो मैं इसको पहले मैंने इतना कर रखा था, फिर धीमे धीमे
काट के एक कर्व लाया है, इस कर्व में ही स्ट्रोक आ रहा है। और कोई आप ड्रॉ बनाओगे ना, अगर ऐसा कर्व नहीं आया, लंबा आ गया, किसी और टेक्निक का कर्व नहीं आएगा। तो कई बार ये टूल बनाना भी टास्क होता है। मैं कई बार मेरे बना के मैंने खराब कर दिया, टेप हटाकर इसको चेंज करता हूँ। और ये ना एक बहुत पतला मेटल है, तो ये बार बार ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो इसकी लाइफ नहीं होती है। ये एक आध महीने मेरे साथ रहेगा, फिर खत्म है, फिर मुझे दूसरा प्लेट इस पे काट के रखना नहीं। वो फिर पेन अलग है, हर टूल का सेम पेन से ही वही इफेक्ट आएगा। जब टूल चेंज हो गया तो इफेक्ट चेंज हो गया। तो ये कोई यानी अब ओके कैन, हाँ जैसे अभी ये पढ़ा ना, ये इस पे कोक आपको लिखा हुआ दिखेगा, ये बस वो फोल्ड करके काट के उसके ऊपर पेस्ट करते हैं। तो मैं अगर जैसे आप लोग कुछ थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को मन कर रहा है, क्योंकि कई चीज़ें मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ, मैंने कराया, तो अंदर से आपको लगेगा कि हाँ देख लिया, समझ लिया। तो कई बार ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करने को मिले तो मुझे पता चले कि हाँ मेरे लायक है या नहीं। तो अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो तो मैं क्योंकि कुछ अरेंजमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आए होते एक टाइम वैसे स्पेंड करके जाओ कि आपको लगे कि हाँ कि कुछ हमने भी किया। क्योंकि ज़्यादातर मेरे सेशन ऐसे होते हैं कि मैं कर देता हूँ और सब आपको या देख लेते हो, फिर घर पे जाकर अप्लाई नहीं करता। तो थोड़ा सा ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगा जो आप लोग कुछ ट्राई करोगे। तो करे कुछ नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोग में थोड़ा सा एक बड़ा सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। मैं कुछ पेपर दूंगा, मैं एक टास्क दूंगा जो आपको करना है, यानी वैसा नहीं इसमें से यूज़ करना होगा, वो मैं दूंगा बाद में। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो फील कराना चाह रहा हूँ, वो मैं प्लान कर रहा हूँ कि वैसा करके हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास ½ एन आवर है, तो वो ½ एन आवर का ही है ना। तो एक बड़े सर्कल में बैठ जाता है।